नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप भरतपुर हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा था स्वरों का वर्गीकरण और स्वरों के वर्गीकरण में हमने पहली टाइप पूरी कर ली थी, जिसमें उच्चारण अवधि के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हमने पढ़ लिया था। आगे हम बात करते हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है ओष्ठ आकृति के आधार पर। ओष्ठ आकृति के आधार पर ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पहला जो हमारा रहता है वो है वृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर में वे स्वर जिनके उच्चारण में होठों की आकृति वृत्त के समान गोल होती है, वह स्वर वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। वह स्वर वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। यानी हम ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं और यहाँ पर ओष्ठ आकृति के आधार पर हमने पहला टाइप जो लिया है वो है वृत्ताकार स्वर। होठों की आकृति कैसी होती है? एक तो गोल रहती है और एक होती है चपटी। सबसे पहले बात करते हैं हम गोल की, तो इसमें लिखेंगे उदाहरण में होठों की आकृति लघु ई, उ और दीर्घ उ, उसके बाद ओ और औ। ये जो चार स्वर हैं, इन स्वरों में होठों की आकृति कैसी रहती है दोस्तों? गोल रहती है। इसी प्रकार सबसे पहले वे स्वर जिनके उच्चारण में होठों की आकृति वृत्त के समान गोल होती है, वह स्वर वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। यहां तक एक बार नोट करेंगे। जो दूसरा नंबर है वो है अवृत्ताकार स्वर। अवृत्ताकार स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में होठों की आकृति गोल ना होकर फैली रहती है, वह स्वर अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। अवृत्ताकार में स्वर क्या होता है कि वे स्वर जिनके उच्चारण में होठों की आकृति गोल ना रहकर कैसी रहती है? फैली रहती है। जैसे आ दीर्घ आ, ई दीर्घ ई, उसके बाद री, ए और ऐ। ये जो स्वर है ये स्वर अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। जो हमारा तीसरा नंबर है उसका वो रहेगा जीवा की
क्रियाशीलता के आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, यानी जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। और जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों को बांटते हैं 3 भागों में। स्वरों को कितने भागों में बांटते हैं दोस्तों? 3 भागों में। पहला होता है हमारा अग्रभाग, जो दूसरा होता है वह होता है मध्य भाग, और जो हमारा तीसरा रहता है वह रहता है पश्य भाग या फिर पिछला। इसमें देखेंगे दोस्तों कि अगर मैं अग्रभाग की बात करूं तो जो ये हमारा मध्य भाग नजर आ रहा है, इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं लघु ए, और लघु ए के बाद जो पश्य भाग है इसमें 3 के आकार के बनने वाले स्वर, 3 के आकार के बनने वाले स्वर। और 3 के आकार के कौन कौन से स्वर हैं? आ, उसके बाद उ, लघु उ, ओ और औ। उसके बाद अग्रभाग में देखेंगे लघु ई, दीर्घ ई, उसके बाद ए और ऐ। ये जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर। और जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर कितने भाग? 3 भाग। सबसे पहले अग्रभाग, और अग्रभाग में लघु ई, दीर्घ ई, ए और ऐ। उसके बाद देखेंगे मध्य भाग में आता है हमारा लघु आ। उसके बाद देखेंगे पश्च भाग, पश्च यानी पिछला, और पिछले भाग में 3 के आकार के जितने भी स्वर बनते हैं वह कौन से स्वर में आते हैं? पश्च स्वर में आते हैं। एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए, सबसे पहले डालेंगे अग्रभाग। अग्रभाग में लिखेंगे वे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा का आगे का भाग क्रियाशील रहता है। क्रियाशील रहता है वह स्वर अग्र स्वर कहलाते हैं। वह स्वर अग्र स्वर कहलाते हैं। जैसे ई, दीर्घ ई, ए और ऐ, ये हमारे क्या कहलाते हैं? अग्र स्वर कहलाते हैं। आगे देखेंगे दूसरा जो हमारा है वह है मध्य भाग। मध्य भाग में क्या होता है कि वह स्वर जिसके उच्चारण में जीवा का मध्य का भाग
क्रियाशील रहता है। क्रियाशील रहता है वह स्वर मध्य स्वर कहलाता है। यानी मध्य स्वर में वह स्वर जिनके उच्चारण में जीवा का मध्य का भाग क्रियाशील रहता है वह स्वर क्या कहलाता है? मध्य स्वर कहलाता है। जैसे में देखेंगे दोस्तों लघु आ, यहां तक नोट करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। जो हमारा तीसरा नंबर रहेगा वह है पश्य स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा का पिछला भाग क्रियाशील रहता है। क्रियाशील रहता है वे स्वर पश्य स्वर कहलाते हैं। वे स्वर पश्य स्वर कहलाते हैं। जैसे दीर्घ आ, लघु उ, दीर्घ उ, उसके बाद री, ओ और औ। इनमें जीवा का पिछले का भाग क्या रहता है दोस्तों? क्रियाशील रहता है। आगे हम बात करते हैं जो दूसरा टाइप है हमारी, वो रहती है मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण साथ के साथ नोट करते चलेंगे। और मुखाकृति के आधार पर स्वरों को बांटते हैं हम कितने भागों में? 4 भागों में। सबसे पहले होता है समृत स्वर। हमारा दूसरा जो रहता है अर्ध समृत स्वर। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो आता है वह होता है विवृत स्वर। और चौथे नंबर पर आता है अर्धविवृत स्वर। देखो मुखाकृति के आधार पर स्वरों को बांटते हैं हम 4 भागों में। सबसे पहला होता है हमारा समृत स्वर, उसके बाद होता है अर्धसमृत स्वर, उसके बाद विवृत स्वर और उसके बाद अर्धविवृत स्वर। और विवृत का मतलब होता है खुला हुआ। खुला हुआ। अब इसमें देखते हैं इनके अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं। सबसे पहले विवृत स्वर, और विवृत स्वर में लिखेंगे हम दीर्घ आ। उसके बाद देखेंगे अर्धसमृत में ए और ओ। उसके बाद दोस्तों समृत स्वर में आते हैं हमारे ई, दीर्घ ई। उसके बाद उ, दीर्घ उ। उसके बाद आता है री। इसमें देखेंगे दोस्तों
अर्ध विवृत स्वर, इसमें आता है ए, और ए के बाद आता है आई, और आई के बाद आता है औ। ये हमारे मुखाकृति के आधार पर स्वरों का क्या है दोस्तों, वर्गीकरण है। मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम समृत स्वर। समृत स्वर, समृत स्वर की बात करते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में मुख व्रत के समान, व्रत के समान बंद सा रहता है, अर्थात सबसे कम खुलता है, सबसे कम खुलता है, वह स्वर समृत स्वर कहलाते हैं। वह स्वर समृत स्वर कहलाते हैं। जैसे लघु ई, दीर्घ ई, उसके बाद उ और री, ये हमारे कौन से स्वर कहलाते हैं, समृत स्वर कहलाते हैं। एक बार यहां तक नोट करेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं अर्धसमृत स्वर। अर्धसमृत स्वर, वे स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख समृत स्वर की तुलना में, समृत स्वर की तुलना में, स्वर की तुलना में आधा बंद सा रहता है, आधा बंद सा रहता है, वे स्वर अर्धसमृत स्वर कहलाते हैं। वे स्वर क्या कहलाते हैं दोस्तों, अर्धसमृत स्वर कहलाते हैं। जैसे ए और ओ, ये दोनों स्वर क्या कहलाते हैं दोस्तों, अर्धसमृत स्वर कहलाते हैं। अर्धसमृत स्वर कहलाते हैं। एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए आगे बात करते हैं विवृत स्वर। और विवृत का मतलब क्या होता है, खुला हुआ, खुला हुआ। यानी विवृत स्वर में क्या होता है दोस्तों कि मुख सबसे अधिक खुलता है। इसमें नोट करेंगे वह स्वर
जिसके उच्चारण में मुख सबसे ज्यादा खुलता है वह स्वर विवृत स्वर कहलाता है। विवृत स्वर कहलाता है। जैसे और विवृत स्वर हमारा एक है, वो कौन सा है? आ, यानी दीर्घ आ। जैसे ही आ का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख पूरी तरीका से खुल जाता है, यानी सबसे अधिक अगर मुख खुलता है तो वो मुख खुलता है हमारा कौन से स्वर के उच्चारण में? आ, यानी दीर्घ आ। एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए, जो हमारा अंतिम में बचा है वह अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर, इसमें देखेंगे वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख विवृत स्वर की तुलना में आधा और संवृत स्वर की तुलना में ज्यादा खुला रहता है। वे स्वर अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं। अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं। जैसे में देखेंगे दोस्तों, ए के बाद ऐ और औ, ये जो तीन स्वर हैं इनमें ये क्या कहलाते हैं? अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख विवृत स्वर की तुलना में तो कैसा? आधा, लेकिन संवृत स्वर की तुलना में कैसा? ज्यादा खुलता है। वे स्वर क्या कहलाते हैं? अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं। देखिए, मुख की आकृति देखते हैं पहले। जैसे मैंने ये मुख बना दिया, ठीक है ना, उसके बाद जैसे ही मुख थोड़ा सा खुलेगा, यानी मुख अगर थोड़ा खुले तो वो क्या कहलाता है? वो संवृत स्वर कहलाता है। संवृत स्वर। अब इस संवृत स्वर की तुलना में मुख इससे थोड़ा सा कम खुलेगा। किससे? संवृत स्वर से। तो अगर संवृत स्वर की तुलना में मुख इससे थोड़ा सा कैसा खुलना चाहिए? कम खुलना चाहिए। तो वो क्या कहलाते हैं? अर्ध संवृत स्वर कहलाते हैं। आगे देखेंगे विवृत स्वर। विवृत, और विवृत का मतलब क्या होता है? खुला हुआ। यानी मुख सबसे अधिक कौन से स्वर के उच्चारण में खुलता है? हम बोलते हैं आ। तो आ जैसे ही हमने उच्चारित किया तो मुख सबसे ज्यादा खुलता है, तो वो क्या कहलाता है? विवृत। आगे मैं अर्ध विवृत की बात करूं तो मुख विवृत स्वर की तुलना में कैसा खुलेगा? आधा। तो वो क्या कहलाता है? अर्ध विवृत। अर्ध विवृत। यहां तक सभी के समझ में आ गया होगा। इसे एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे।
चलिए आगे देखते हैं। जो हमारा पांचवा भाग होता है स्वरों के वर्गीकरण का, उसमें पढ़ते हैं नासिका के आधार पर। नासिका के आधार पर, नासिका के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। नासिका के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। और नासिका के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। जो पहला भाग होता है हमारा वह रहता है निर्नुनासिक। निर्नुनासिक। और जो दूसरा रहता है वो होता है हमारा सानुनासिक। और सानुनासिक को ही क्या बोलते हैं दोस्तों? अनुनासिक। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम निर्नुनासिक स्वर किसे कहते हैं। इसमें देखेंगे निर्नुनासिक, इसमें देखेंगे वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग नहीं किया जाता। नासिका का प्रयोग नहीं किया जाता, अर्थात मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियां, होने वाली ध्वनियां निर्नुनासिक होती है। क्या होती हैं दोस्तों? निर्नुनासिक होती है। निर्नुनासिक में क्या होता है कि वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल कहां से उच्चारित होती है? मुख से उच्चारित होती है। तो वो वह स्वर कौन कौन से हैं? वह रहते हैं हमारे सभी स्वर। सभी स्वर यानी स्वरों के उच्चारण में कभी भी हम नासिका का प्रयोग नहीं करते, इसीलिए सभी स्वरों को क्या कहते हैं दोस्तों? निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है हमारा सानुनासिक स्वर। और सानुनासिक को ही क्या बोलते हैं? अनुनासिक स्वर। इसमें लिखेंगे वे स्वर जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग, नासिका का प्रयोग किया जाता है, अर्थात मुख के साथ, मुख के साथ साथ नासिका का भी प्रयोग किया जाता है, भी प्रयोग किया जाता है। वह स्वर सानुनासिक स्वर कहलाते हैं। सानुनासिक स्वर कहते किसे हैं? जैसे
आपने देखा होगा स्वरों के ऊपर चंद्र बिंदु देखी होगी आपने, जैसे आ, उसके बाद चंद्र बिंदु, उसके बाद ई, दीर्घी, उ, लघु, दीर्घ, री, ए, आई, उसके बाद ओ और औ। इनमें क्या देखा होगा आपने, चंद्र बिंदु देखी हो। तो ये चंद्र बिंदु युक्त स्वर क्या कहलाते हैं? सानुनासिक स्वर कहलाते हैं। आज तक के लिए इतना ही काफी है।